हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल सर्विसेज। आप लोगों ने ब्रूस ली का वो कोट सुना है? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट पर्सन हु नोज 10,000 किक्स एंड प्रैक्टिस देम वंस, बट आई एम अफ्रेड ऑफ दैट पर्सन हु नोज वन किक एंड प्रैक्टिस इट 10,000 टाइम्स। मतलब ब्रूस ली को इससे डर नहीं लगता उस इंसान से जो 10,000 तरीके की किक्स जानता है और उस सबकी एक एक बार प्रैक्टिस किया है। लेकिन उनको उससे डर लगता है जिसने एक किक जो जानता है और उसने उसी किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो मतलब यहाँ पे पावर ऑफ प्रैक्टिस को दिखाया गया है कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसका रिजल्ट कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो इसीलिए हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज डे 5 है। टॉपिक एरिड एंड सेमी एरिड प्रोसेस, लैंडफॉर्म एंड साइकिल्स है जो जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स टेलीग्राम ग्रुप के चैनल के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैंडस्केप इज़ अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज, क्रिटिक द स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि प्राइमरी कीवर्ड जो है वो लैंडस्केप है, स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज है। स्टेज से यहाँ मतलब टाइम से है। और सेकेंडरी कीवर्ड है क्रिटिक, हमें क्रिटिसाइज करना है इसको, ना कि इसको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली हम डेविस की अगर थ्योरी देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म इवोल्यूशन के लिए स्ट्रक्चर प्रोसेस और टाइम की ही बात की है। बट जनरली लोग क्या करेंगे, उनकी पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फिलफिल करेंगे। तो इसमें क्रिटिसाइज करने को बोला है, तो पहले हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी में स्ट्रक्चर प्रोसेस और टाइम को बहुत छोटे में डिफाइन कर देंगे। उसके बाद ज़रूरत हो तो फिगर, आपके पास टाइम है तो फिगर बना सकते हैं, अदरवाइज फिर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म पे आएंगे और क्रिटिसिज्म को हम अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखेंगे कि डेविस ने जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन की बात की थी और इसको एसोसिएट किया था स्ट्रक्चर प्रोसेस और टाइम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लैंडफॉर्म के ओरिजिन और डेवलपमेंट में, जहाँ पे इंडोजेनिक फोर्सेस और बहुत तरह के फोर्सेस भी काम करते हैं। इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मेनली दो कैटेगराइजेशन होता है, ये काम करते हैं किसी भी लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट में। अब ये जब लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो सिक्वेंशियल ऑर्डर चेंज में जाते हैं, जो कि अब उनका ऑर्डर जो है यंग से पहले इनिशियल होते हैं, यंग होते हैं, मैच्योर होते हैं, फिर ओल्ड स्टेज में जाते हैं और उसके बाद पेनिप्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद हम जब बॉडी पे आएंगे तो लैंडफॉर्म को हम फंक्शन बनाएंगे, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को स्ट्रक्चर प्रोसेस और स्टेज या टाइम से। तो लैंडफॉर्म इज इक्वल टू एफ, इसको हम ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम और स्टेज। इसी को हम ट्रायोस ऑफ डेविस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे रॉक टाइप्स की बात की गई है, फीचर्स ऑफ लैंड मास के टाइप के की बात की गई है कि कैसे रॉक्स होंगे, हार्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे। अब जो लैंड फॉर्म्स के फीचर होंगे, फोल्डिंग होगी, फॉल्टिंग होगी, फ्रैक्चरिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, जॉइंट्स होंगे, ये सब। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कास्ट टोपोग्राफी जो होता है वो बहुत हाईली ज्वाइंटेड होता है और लाइमस्टोन्स के बेड का बहुत थिक फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो प्रोसेस है। प्रोसेस में हम एज ऑफ डेनुडेशन की बात कर सकते हैं, जैसे वेदरिंग होता है, इरोजन होता है किसी भी लैंडमार्क के लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन में, और वहाँ पे एजेंट्स काम करते हैं, वाटर, विंड, आइस, रेन, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद थर्ड पे स्टेज या टाइम की बात करेंगे तो ये टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स जो है वो टाइम के साथ कैसे कैसे यूथ स्टेज में कितना टाइम लगता है, मैच्योर में कितना और ओल्ड स्टेज में कितना टाइम लगता है। अब जो है इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स का हम ये फिगर बना सकते हैं कि कैसे ये यूथ में था, फिर उसके बाद अपलिफ्ट यहाँ पे जाके स्टॉप होता है, फिर धीरे धीरे कर्व नीचे आता है मैच्योर स्टेज में, फिर ओल्ड स्टेज में आके बिल्कुल नीचे आ जाता है, लास्ट में जाके मॉडनेक्स का फॉर्मेशन होता है। ऊपर अपर कर्व है, नीचे लोअर कर्व है। अब यहाँ पे जो लोअर वाला कर्व है वो एल्टीट्यूड ऑफ वैली फ्लोर दर्शाता है और जो ऊपर वाला है वो एल्टीट्यूड ऑफ हाईएस्ट डिवाइड दर्शाता है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे हमने एल्टीट्यूड लिया। अब क्रिटिसाइज़ करने के लिए हम इसको क्या करेंगे,
कि डेविस ने जो कहा था वो बेसिकली टाइम डिपेंडेंट की बात कर दी थी सिर्फ। तो इसी को पेंक ने क्रिटिसाइज़ किया कि डेविड की जो थ्योरी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेसिफिक थी, और वो प्रोग्रेसिव और सीक्वेंशियल चेंज की बात नहीं करते हैं जो कि टाइम के साथ होता रहता है। अब वो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया था इन रिलेशन टू रेट ऑफ डिग्रेडेशन। बेसिकली उन्होंने कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन ऑफ फेस है और रेट ऑफ डेवलप अपलिफ्टमेंट इन रिलेशन टू रेट ऑफ डिग्रेडेशन की ही बात की थी, और सारी बातें उन्होंने टाइम पे कहा था। लेकिन एक्चुअल में जो है वो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन भी काम करता है, सिर्फ टाइम के प्रोग्रेस से नहीं लैंडफॉर्म बनता है। तो अपलिफ्ट होता है लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म का डिग्रेडेशन होता रहता है साथ में। तो बेसिकली यही था। तो डेविस का जो था वो हम कह सकते हैं वो टाइम डिपेंडेंट सीरीज़ थी, और पेंग की जो थी वो टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज़ थी। फिर सेकंड क्रिटिसिज्म हम जेटी हैक और स्ट्रॉलर और शोरले का कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी काम करता है, और जिसकी वजह से नॉन साइक्लिक कॉन्सेप्ट भी आया, और उसके बाद भी उसका क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन फिर नॉन साइक्लिक मॉडल और ओपन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया गया, बट एक्चुअल में डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी काम करता है लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद थर्ड हम लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट। जो डेविस जो है उन्होंने रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की बात की थी, लेकिन एक्चुअल में जो प्लेट टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जाहिर सी बात है जब वो स्लो होंगे तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और साथ साथ में इरोजन भी होता रहता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अपलिफ्टमेंट। ये कोई बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि साथ साथ सारी चीज़ें चलती रहती है, इरोजन भी होता है अपलिफ्टमेंट भी होता है। जो इन्होंने कहा था इसीलिए ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पहले पूरा अपलिफ्टमेंट हो जाए उसके बाद पूरा इरोजन हो, ये गलत है। दोनों ही साथ साथ चलते रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि जो डेविस का मॉडल था वो बहुत लॉन्ग पीरियड उसमें चाहिए। क्रिस्टल स्टेबिलिटी की बात करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, जब कंप्लीट हो गया उसके बाद। लेकिन ये चीज़ें जो है लॉन्ग पीरियड में बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि बीच में हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, कोई और वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, या बहुत सारे कोई और टेक्टोनिक चेंजेस हो जाए। तो लॉन्ग टर्म में उतनी क्रिस्टल एबिलिटी हम नहीं देख सकते, कब साइकिल कंप्लीट होगा तब हम देखेंगे। तो इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर उसके बाद डेविड ने जो था वो इस क्रिटिसिज्म में हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे रोल ऑफ डिपोजिशन और वेदरिंग को उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, सिर्फ इरोजन फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, वेदरिंग को डिपोजिशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। तो यहाँ पे भी इनके थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया था, और उन्होंने कहा था कि मतलब जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पेनिप्लेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है कि लैंडफॉर्म जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि उन्होंने क्लाइमेट को, नेचर ऑफ सॉयल मटेरियल कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, बेड रॉक कैसा है, वेजिटेशन कैसे है वहाँ पे, डाउन स्लोप कैसा है, ये भी जो है वो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। फिर कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि शुमन और लीशे ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था कि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट टाइम और स्पेस, मतलब टेम्पोरल और स्पेशियल भी होता है, विच आर एक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं वो, और जिससे कि लैंडफॉर्म का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, मतलब लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए बहुत सारे जो लैंडफॉर्म है वो सिंपल फॉर्म में नहीं मिलता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे मल्टी जेनेटिक और मल्टी साइक्लिक इवोल्यूशन के भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि डेविड ने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी की बात की थी, उन्होंने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को बहुत सिंपल वे में कर दिया था, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत मल्टी साइक्लिक इवोल्यूशन भी होते रहते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही लिखना था। इसमें अगर आप और कुछ डायग्राम बनाना चाहें तो इन लोगों के डायग्राम बना सकते हैं। वैसे एक्चुअल में क्रिटिसिज्म में कोई बहुत ज़्यादा हम डायग्राम नहीं बना सकते, बट फ्लो चार्ट वगैरह आप चाहें तो इसमें कुछ इनोवेशन करके बना सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एओलियन प्रोसेस इन इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। एओलियन प्रोसेस मतलब जो विंड से रिलेटेड है, जैसे ग्लेशियल प्रोसेस है, एओलियन प्रोसेस है, ग्लेशियल प्रोसेस ग्लेशियर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद एओलियन प्रोसेस एयर से रिलेटेड है, ऐसे वाटर से रिलेटेड प्रोसेस होंगे।
तो इसमें हम देख लेते हैं इसका फ्रेमवर्क। पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, फिर इरोजन जो है वो कैसे, इरोजनल वर्क क्या होता है, डिपोजिशनल वर्क क्या होता है एओलियन प्रोसेस में, और कुछ जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनका नाम बताएंगे, और उसके बाद इसमें कंक्लूजन लिखेंगे। बेसिकली इसमें सिग्निफिकेंस की बात की गई है तो हम उसी पे बात करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ एओलियन प्रोसेस क्या होता है किसी भी लैंडफॉर्म के इवोल्यूशन में। तो जो भी इंट्रोडक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि एओलियन लैंडफॉर्म जो है वो विंड से शेप होते हैं, उनका शेप जो है वो विंड डिसाइड करता है। इसमें इरोजन भी होता है, डिपोजिशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। बेसिकली ये एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में पाए जाते हैं, लेकिन कोस्टल जोन्स, हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट्स में भी एलियन प्रोसेस होते हैं, बट मेजरली जो है वो एरिड और सेमी एरिड इन्वायरमेंट में ही होते हैं। फिर उसके बाद बॉडी में हम ये लिख सकते हैं कि एलियन प्रोसेस जो है उसमें इरोजन ऑफ ड्राई, लूज एंड अनप्रोटेक्टेड, मतलब जो भी जियो मटेरियल्स या सेडिमेंट्स होते हैं उनका इरोजन होता है, जो ड्राई और लूज फॉर्म में पड़े होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनका डिपोजिशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये जो पूरा प्रोसेस है मेनली दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला इरोजनल वर्क, दूसरा डिपोजिशनल वर्क। इरोजनल वर्क में भी फिर इसमें टोपोग्राफिक इफ़ेक्ट्स काम करते हैं। तो पहला इसमें हम जो है वो डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ड्राई एंड लूज पार्टिकल, मतलब जो भी ड्राई और लूज पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से रिमूव होते हैं, फिर लिफ्ट होते हैं, और फिर हम उसको ब्लो अवे करके कहीं और पहुंचा देते हैं। अब ये जो है मेनली इसमें विंड काम करती है, और इसमें जो है ब्लो आउट्स का फॉर्मेशन होता है, और विंड एब्रेशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है। फिर सेकेंड पार्ट जो है वो एब्रेशन है। एब्रेशन या इसको सैंड ब्लास्टिंग भी कहते हैं। इसमें जो है रॉक्स का इरोजन होता है, जो हॉट डिज़र्ट में रॉक होते हैं। एब्रेशन के मैकेनिज़्म से इसमें फ्लटिंग, ग्रूनिंग, पिटिंग, पॉलिशिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं जो कि विंड खुद करता है। फिर उसके बाद थर्ड जो है उसमें एट्रिशन है। एट्रिशन में क्या होता है, टीयरिंग एंड वियरिंग ऑफ पार्टिकल्स। मैकेनिकल फॉर्म में पार्टिकल्स को फोड़ा जाता है विंड के द्वारा बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें साल्टेशन और सरफेस क्रीप का भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। साल्टेशन मतलब कि मूवमेंट ऑफ सैंड और ग्रेवल्स थ्रू मैकेनिज्म बाय बाउंसिंग, जंपिंग, हॉपिंग, बाय टर्बुलेंस। जैसे जब हवा चलती है, बहुत तेज़ विंड चलती है, तो फिर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जब एयर फ्लो होता है, तो यही साल्टेशन होता है। फिर सरफेस क्रीप में क्या होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली बिगर पार्टिकल अलोंग द ग्राउंड सरफेस, मतलब जो बड़े पार्टिकल होते हैं उसको जो है स्ट्रॉन्ग विंड बहुत रिलेटिवली कंपेयर टू, मतलब रिलेटिवली स्मॉलर पार्टिकल्स के जल्दी उनका मूवमेंट होता है। तो सरफेस क्रीप ये होता है। अब जो ये बहुत सारे लॉन्ग कॉन्टिन्यूड इरोजनल वर्क्स हैं, ये जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं, उसमें जो है लैंडफॉर्म्स किस किस तरह के बनते हैं। पहला डिफ्लेशन बेसिन्स बनता है, जिसमें कि जो सैंड्स के रिमूवल से बनता है। इसमें हम एग्जांपल एक एक दो दो सबका दे सकते हैं शॉर्ट में। जैसे अमेरिकन ग्रेट प्लेन्स हो गया, पैनकियांग हॉलोस ऑफ मंगोलियन डिजर्ट हो गया। फिर मशरूम रॉक्स में हम बता सकते हैं, मशरूम रॉक्स बेसिकली है अम्ब्रेला या मशरूम शेप में होता है, जिसका नैरो बेस जो है वो नैरो होता है और टॉप पे वो वाइड होता है। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं स्टेट पार्क का कंसास में जो यूएस में है, फिर स्टोन मशरूम बुल्गारिया का, फिर इंसेलबर्ग जो है, इंसेलबर्ग को हम बॉर्न हेड्स भी बोलते हैं। इसमें जो है वो रेसिडुअल हिल्स का बहुत शार्प राइज होता है जो कि फ्लैट सरफेस के ऊपर होता है। फिर इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं उलुरू रॉक का, ओल्गा रॉक्स का। फिर फोर्थ में डेमोसाइल्स भी एक इरोजनल से बनता है। उसमें क्या होता है कि उसमें रॉक पिलर जो हैं वो हैविंग रिलेटिवली रेजिस्टेंट रॉक एट टॉप एंड सॉफ्ट रॉक्स बिलो, मतलब जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो ऊपर होते हैं जिन रॉक्स का, और जिनका रेजिस्टेंस कम होता है वो नीचे होते हैं, और ये रॉक पिलर्स के फॉर्म में होते हैं। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं डेमोसाइल्स, कोएफ डे पोर्टिस का, जो कि फ्रेंच आल्प्स में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जियोजेन। जियोजेन में क्या होता है कि रॉक मासेस जो है वो टेबुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे
इंक पॉट होता है, कैप इंक पॉट होता है, वैसे जियोजेन होते हैं। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं बहराइन डिज़र्ट का, अबू धाबी सबका का। फिर उसके बाद यारडांग्स है। यारडांग्स में बेसिकली क्या होता है, ये इनका जो स्टीप साइड होता है वॉल का, और अंडर कट होते हैं रॉक रिजेस ओवर हैंगिंग फॉर्म में होते हैं। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं लूट डिज़र्ट ऑफ ईरान, पोपागो पार्क, ये एरिज़ोना में है। और भी कुछ कुछ इरोजनल लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे ड्रीकैंटर है। ड्रीकैंटर में क्या होता है, फेसेटेड रॉक बोल्डर्स होते हैं, कॉबल्स एंड पेबल्स एब्रेडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ इरोजन। मतलब विंड इरोजन के बहुत लॉन्ग प्रेसेस से इन लोगों का फेसेटेड रॉक बोल्डर्स का, कॉबल्स का, पेबल्स का एब्रेशन होता है, तो ड्रीकैंटर बनता है। एक और है स्टोन लैटिस। स्टोन लैटिस में क्या होता है, पिटेड फ्लटेड रॉक सरफेस जो होते हैं उससे स्टोन लैटिस बनती है। और फिर नेक्स्ट है विंड ब्रिजेस और विंडोज़। इसमें क्या होता है कि इसमें होल्स फॉर्म होते हैं एब्रेशन के थ्रू रॉक्स के बीच में। तो बेसिकली इसमें यही था। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो डिपोजिशनल वर्क है। तो इसमें क्या होता है, सैंड अगर कहीं से उठ रहा है, इरोजन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट भी होगा। अब ये जो डिपॉजिट है वो विंडवर्ड साइड भी हो सकता है, वो लीवर्ड साइड भी होता है, जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। अगर वो विंडवर्ड साइड में, मतलब अगर वो दोनों साइड हो रहा है, तो फिर सैंड शैडोज़ बनते हैं। और अगर किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के दोनों साइड हो रहा है तो सैंड शैडोज़ बनते हैं। अगर सैंड ड्रिफ्ट, अगर ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में हो रहा है तो फिर उसको सैंड ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब ये जो डिपोजिशन वर्क होता है वो साल्टेशन, सस्पेंशन और रोलिंग या ट्रैक्शन प्रोसेस से बनता है। जैसे ऊपर इरोजन में था वो 3 प्रोसेसेस हैं, एट्रिशन, डिफ्लेशन और एब्रेशन। वैसे ही यहाँ पे डिपोजिशन में साल्टेशन, सस्पेंशन और रोलिंग प्रोसेस से बनता है। तो इसमें जो लैंड फॉर्म्स हमारे बनते हैं, इसमें रिपल मार्क्स बनते हैं। रिपल मार्क्स में क्या होता है, ये स्मॉल स्केल में बनते हैं। डिपोजिशनल फीचर मेनली साल्टेशन के प्रोसेस से, और इसमें सैंड से बनते हैं। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं मोइंगपी फॉर्मेशन जो है वो कैपिटल रीक नेशनल पार्क, दो बता सकते हैं। इसमें रिपल मार्क्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। फिर सेकंड है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स में क्या होता है, ये माउंट्स ऑफ सैंड्स होते हैं। इसमें लैकुस्ट्राइन ड्यून्स भी हो सकते हैं, रिवराइंस ड्यून्स भी हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी हो सकते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून्स भी हो सकते हैं। बारचांस भी एक तरह के सैंड ड्यून्स ही होते हैं। फिर पैराबोलिक ड्यून्स भी हो सकते हैं। इसके ये एग्जांपल हम दे सकते हैं, हुकाचिना जो है वो पेरू में है। फिर सिम्सॉन डिज़र्ट ऑस्ट्रेलिया में है। फिर ग्रेट ड्यून्स ऑफ पाइला जो है वो फ्रांस में है। फिर बुदायूं जरान ड्यून्स जो है वो मंगोलिया में है। फिर बारचांस जो है, बारचांस मेनली क्रिसेंट शेप में होते हैं और इसमें 2 हॉर्न्स होते हैं। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं ग्रैंड अर्ग ओरिएंटल जो सहारा डिज़र्ट में है। नेब्रास्का सैंड हिल्स का एग्जांपल दे सकते हैं। इंडियाना ड्यून्स नेशनल लेक शोर का एग्जांपल दे सकते हैं। फिर उसके बाद पैराड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स जो होते हैं वो मेनली यू शेप में होते हैं और इसके नोज जो है वो कन्वेक्स फॉर्म में होती है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बैरी बुड्रॉन का जो माउथ ऑफ टेप है। फिर मॉरिश मोरे का जो टैन में है। फिर उसके बाद डेब्रूग स्कॉटलैंड के, मेनली स्कॉटलैंड में पैराबोलिक ड्यून्स मिलते हैं। फिर इस नेक्स्ट जो है वो लॉयस है, नेक्स्ट लैंड फॉर्म। तो लॉयस क्या होता है, वो थिक डिपॉजिट ऑफ अनस्ट्रेटिफाइड ब्लफ कलर्ड वेल सॉर्टेड, मतलब बहुत अच्छे से सॉर्टेड फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स का थिक डिपॉजिट होता है, जो कि बहुत अनस्ट्रेटिफाइड फॉर्म में होता है। इसमें डिज़र्ट लॉयस भी हो सकते हैं और ग्लेशियल लॉयस भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं नॉर्थ चाइना में है। फिर येलो रिवर इन चाइना, फिर वहाँ भी हमको लॉयस मिलते हैं। फिर मिसौरी रिवर, मिसिसिपी रिवर, नॉर्थ अमेरिका का लॉयसिक एरिया वहाँ पे मिलते हैं। अब्रॉड एरिया जर्मनी में, वहाँ भी हमको मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इसमें 2 लाइन लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स एवोलियन प्रोसेस जो है उसमें विंड की डायरेक्शन, विंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ हुआ, सरफेस से हुआ, एयर से हुआ, ग्राउंड में हुआ, कहाँ पे हुआ। फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल जो कैरी हो रही है, कोर्स है कि फाइन है, ये सब भी मैटर करता है।
फिर कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं कि जो भी एओलियन प्रोसेसेस होते हैं इसमें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जियोलॉजिकल चेंजेस भी काम करते हैं, जिसके वजह से एओलियन लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन या उसका अपीयरेंस फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो चेंज हो सकती हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही लिखना था, सिग्निफिकेंस हमें बताना था कैसे कैसे होता है सिग्निफिकेंस ऑफ एओलियन प्रोसेस इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो हम इसमें लैंडफॉर्म्स कैसे कैसे बने वो भी बता दिया, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या था वो भी हमने बता दिया शुरू में, और बीच में हमने बता दिया कैसे कैसे ये प्रोसेसेस होते हैं, डिफ्लेशन, एब्रेशन, एट्रिशन, और फिर यहाँ पे हमने बता दिया साल्टेशन, सस्पेंशन, रोलिंग, ट्रैक्शन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये आंसर्स जो मैंने लिखे हैं। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।